Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, a period of transition. Student first will discuss timeline of this chapter. तो टाइमलाइन स्टार्ट होती है 1300 से 1300 वो पीरियड है जब इटली में रिनाइसेंस शुरू हुआ, पुनर्जागरण, रीबॉर्न, रीबर्थ हुआ थिंकिंग का। कब? 1300 में। कहाँ पर? इटली में। फिर 1400 की अगर हम बात करें तो 1400 वो टाइम था जब पोर्चुगल प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जिन्हें कॉमनली कहा जाता है, उन्होंने अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के एक्सपीडिशन के लिए, ये इसका ईस्ट कोस्ट हुआ बेटा, ये जो कोस्टल लाइन है ना, ये ईस्ट कोस्ट हुआ और ये क्या है? वेस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए क्या भेजा? एक एक्सपीडिशन भेजा, मतलब बहुत सारे लोगों को भेजा कि जाओ देखिए आओ क्या है वहाँ पर। किसने भेजा? हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को एक्सपीडिट करने के लिए एक एक्सपीडिशन भेजा। फिर हम आए 1450। ठीक है, तो 1450 वो पीरियड था। सपोज करो ये अफ्रीका है और ये अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट समझ लेते हैं हम, मान लो। तो यहाँ तक पहुँच गए थे बेटा बार्थोलोमियो डियास, यहाँ तक पहुँच गए थे और यहाँ पर इन्होंने इसको नाम दिया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप नाम देने वाले ही कौन है? बार्थोलोमियो। वो यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर रिनाइसेंस 1500 से 1600 के बीच में हुआ पूरे यूरोप में। यहाँ पर सिर्फ हमने इटली की बात की थी, यहाँ पर हम पूरे यूरोप की बात करें। यूरोप बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है। जर्मनी भी है, पहले जर्मनी नहीं हुआ था तो प्रूशिया है, ऑस्ट्रिया था पहले वहाँ पर, इंग्लैंड है, ठीक है, वेल्स, स्कॉटलैंड। तो जगह 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 टाइम बीइंग धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिनाइसेंस रिफॉर्मेशन हो रहा था इस पर्टिकुलर फ्रेम में। किस पर्टिकुलर फ्रेम में? फिर 1700, फिर 1700 और 1800 के बीच में वर्ल्ड हिस्ट्री में एज सच कोई उन्होंने टाइमलाइन में आपको पॉइंट नहीं दिया, पर मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी 1750 वाला पीरियड। ये वो पीरियड था जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर पॉलिटिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया। 1757 में हुआ बेटा बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर और प्लासी ये दो इवेंट थे जो इस पर्टिकुलर फ्रेम में इंडिया में हुए। बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो पॉलिटिकल राइट इंडिया के किसके पास आ गए थे? ब्रिटिशर्स के पास आ गए थे। फिर 1800 वो पीरियड है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। कहाँ पर? ब्रिटेन में। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे रिनाइसेंस के मेन फीचर्स, फिर देखोगे रिनाइसेंस, पुनर्जागरण, रीबर्थ, रिबॉर्न का यूरोपियन वर्ल्ड पे इम्पैक्ट क्या था। ग्लोबल डिस्कवरीज हो रही थी रिनाइसेंस पीरियड में, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी रिनाइसेंस पीरियड में, ठीक है। तो कौन कौन सी जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई वो हम देखेंगे। फिर रिफॉर्मेशन, उसके इम्पैक्ट को देखेंगे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट। तीन चीज़ें पढ़नी है, रिनाइसेंस, रिफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बकल अप सेक्शन में ये जो पेंटिंग दिखाई गई है, ये पेंटिंग है मोनालिसा की। इसको बनाया है लियानो द विंची ने। इसको बनाने वाले हैं लियोनार्डो द विंची। और ये बनाने का एग्जैक्ट टाइम फ्रेम किसी को नहीं पता, पर ऐसे माना जाता है कि 1502 टू 1519 इसी बीच में कभी ये पेंटिंग बनी है। इस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। अब स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो सोर्सेज हैं मॉडर्न पीरियड की स्टडी के लिए, वो रिलेटिवली इजी मिल जाते हैं हमें, उन्हें ऑब्टेन करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू एंशिएंट पीरियड। क्योंकि एंशिएंट पीरियड में राइटिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, लोग लिखते नहीं थे, ओरल ट्रांसफ़र होती थी इन्फॉर्मेशंस। तो वहाँ क्या क्या था क्या नहीं था वो बहुत मुश्किल है जानना, पर मॉडर्न पीरियड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज हैं जो रिलेटेड है मॉडर्न हिस्ट्री से, वो हमें इजीली मिल जाते हैं, जिसके थ्रू हमारे हिस्टोरियंस ने रिकन्स्ट्रक्ट की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो सोर्सेज हैं ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, सोसाइटी के रिगार्ड में पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी थी वो भी बताते हैं, इकोनॉमिकली हम कैसे धीरे धीरे करके बैकवर्ड होते गए, उस टाइम में क्या कल्चरल डेवलपमेंट हुए, हमारे इंडियन सोसाइटी में भी बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुए। तो वो सब हमें मॉडर्न पीरियड से पता चलता है, मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज से पता चलता है, मॉडर्न पीरियड से नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज से पता चलता है। टू टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करें, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड।
जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली लिखते थे और उनको रखते थे संभाल के। उनकी जो मीटिंग होती थी, जो पॉलिसी बनाते, कुछ भी अगर इवेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, प्लान, सबको बराबर लिखते और संभाल के रखते थे। उन्होंने बड़े बड़े आर्चीव्स और म्यूजियम्स बनवा रखे थे। ये जितने भी रिकॉर्ड थे इनको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया बना। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। फिर इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड बना कहाँ पर? लंदन में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें बेटा तो गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, ये भी हमें डिटेल्ड अकाउंट में रिपोर्ट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसकी? आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रिवलेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था तो आर्ट कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, ये सब पता करना हो तो गेटवे ऑफ इंडिया जाओ, विक्टोरिया टर्मिनस देख लो, पार्लियामेंट हाउस देख लो। मतलब पूरा जो न्यू दिल्ली है वो बनवाया ही बेसिकली किसने है? ब्रिटिशर्स ने। फिर सर्वे, ब्रिटिशर्स हर साल सर्वे करवाते थे अपने अलग अलग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। जो हम लोग बहुत पता है ना बेटा आपको, सेंसस होता है जो हर 10 ईयर में, जिसको हम जनगणना बोलते हैं, हेड काउंट बोलते हैं, वो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करवाया है। अच्छा, ये जो सर्वे करवाते थे किसका करवाते थे? कई बार पॉपुलेशन का, लोगों का करवाते थे, कई बार लैंडस्केप, ज़मीनें कैसी हैं, कहाँ हैं, टोपोग्राफी। डिफरेंट प्रेसिडेंसीज़ में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 4-5 मेन प्रेसिडेंसीज़ बना दी थी और डिफरेंट प्रेसिडेंसीज़ में टोपोग्राफी कैसी है, लैंडस्केप कैसा है, ये आपको सर्वेज इंफॉर्मेशन देख के पता चल जाएगा। फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सिविल और क्रिमिनल लॉ कोर्ट होते थे कब? ब्रिटिश रूल में। ठीक है, ये लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते थे और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपको देखना है तो आप इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड इन लंदन वहाँ पहुँचे, आपको सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। इन सभी हिस्टोरियंस को बहुत हेल्प मिली टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट जस्टिस सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल जब था तो जस्टिस सिस्टम कैसे था। डायरीज एंड अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स, ये तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहे हैं फ्रॉम एंशियंट पीरियड, कि भैया जब भी कोई ट्रैवलर इंडिया में आता तो वो कुछ ना कुछ लिखता था, उन सब डायरीज़ के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जितने भी ट्रैवलर्स, ट्रेडर, मिशनरीज थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे जो इंडिया आए 18 और 19 सेंचुरी में, उन्होंने भी कुछ लिखा, वो भी हिस्टोरियन को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन की तरह काम आता है। कई बार ये जो अकाउंट होते हैं, भले जो स्टोरियंस ने लिखे हों, ट्रैवलर्स ने लिखे हों, ये बाइस्ड होते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, इसलिए स्टोरियंस इनको बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं। आई विटनेस अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द फ्रीडम फाइटर्स रिप्रेजेंट द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूल। फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो हमें इंडियन पर्सपेक्टिव बताती है कि ब्रिटिश रूल तो था उस टाइम में, इंडियन की क्या सोच थी, क्या समझ थी। ये जो अकाउंट है ये अवेलेबल है ब्रिटिश लाइब्रेरी इन लंदन। कहाँ पर? ब्रिटिश लाइब्रेरी इन लंदन। अब सेकेंडरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर, पम्पलेट, ये सब सेकेंडरी सोर्सेज हैं। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे, मैगजीन, लेटर, पम्पलेट्स ये सब आए, जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने में भी हेल्प की, इंडियन मासेस तक नेशनल फीलिंग को लेके गए। इन्होंने अवेयर किया लोगों को कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी हैं वो इंडिया के लिए अच्छी हैं, नहीं हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप फाइट करें। और जो भी हमारे नेशनलिस्ट हीरोज़ होते थे उनका अगर कोई मैसेज होता था वो भी ये न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह लोगों तक पहुंचा देते थे। जो पहला न्यूज़पेपर आया इंडिया में वो था बंगाल गज़ेट, है ना, पब्लिश्ड इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता। कलकत्ता को आज हम कोलकाता बोलते हैं। कब आया? 1780 में। इसको स्टार्ट करने वाले थे जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की ने कोलकाता में 78 में बंगाल गैजेट शुरू किया। जेम्स अगस्टस हिक्की। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स आ गए जिनने नेशनलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो स्ट्रांगली पैट्रियोटिक थे, देशभक्त थे, फ्रीडम जो देशभक्त थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फिर रिपोर्ट और रिव्यू की बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारी पॉलिसीज़ को, रिफॉर्म को, लॉज को, और उसकी रिटर्न रिपोर्ट बनाई। Those record help the British Crown to review the policies and make changes with time। और ये जो रिपोर्ट्स थे वो हमारे लिए तो ना बनाते थे, वो ब्रिटिश क्राउन के लिए बनाते थे कि टाइम टू टाइम वो इंडिया के लिए और बेटर पॉलिसीज़ बना सके।
हमारे बेटरमेंट के लिए नहीं, हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ब्रिटिशर्स के बेटरमेंट के लिए, और चेंज कर पाए। फिल्म्स एंड फोटोग्राफ्स, हिस्टोरियंस ने फोटोग्राफ्स और फिल्म्स को भी देखकर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल टू मॉडर्न एज, जो एंशंट सिविलाइजेशन थी रोम और ग्रीस में, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया किसमें, यूरोपियन कल्चर के फाउंडेशन में। ग्रीस का भी इम्पोर्टेंट रोल है, रोम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर जैसे जैसे रोमन एम्पायर डिक्लाइन करने गई, यूरोप मिडिल एजेस में एंटर कर गया। मेन फीचर था मिडवल पीरियड का फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें किंग कुछ लोगों को अथॉरिटी दे देता था, टैक्स कलेक्शन की भी और आर्मी मेंटेनेंस की भी, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दीज पीपल आर गोइंग टू सप्लाई आर्मीज टू द किंग। तो ये जो फेडरलिज्म का सिस्टम था, ये अच्छा सिस्टम नहीं था। इससे थॉट्स का फ्री फ्लो रुक गया, आइडियाज़ बाहर आने बंद हो गए, और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट फिर इसके बाद फ्यूडलिज्म के बाद नहीं आ पाए। अंडर द एथोस ऑफ फ्यूडलिज्म मच ऑफ द ओल्डर ट्रेडिशन एंड कल्चर वर लॉस्ट। यूरोप में जब फ्यूडलिज्म बहुत पीक पे था, तब जितना भी कल्चर ट्रेडिशन था धीरे 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 करके वो धीरे डिक्लाइन होने लग गया, और यूरोप से इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी भी खत्म हो गई। लर्निंग और एजुकेशन बेसिकली किस पे डिपेंड करने लगी, रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे। किसकी डॉक्ट्राइन पे, रोमन कैथोलिक चर्च की डॉक्ट्राइन पे। मतलब जो एजुकेशन थी इस पर रिलीजियस डोमिनेंस था। 13th सेंचुरी में एक नए टाइप का सोशल सिस्टम शुरुआत हुआ, जिससे फ्यूडल सिस्टम डिसइंटीग्रेट होने लगा, टूटने लगा, और सेक्युलर और रैशनल वे आ गए सोचने के। मतलब सबको थोड़ी थोड़ी आज़ादी मिलने लगी कि अपने तरीके से सोच सकते हो, लर्न कर सकते हो। यहाँ से मॉडर्न एज की होती है शुरुआत। ये जो ट्रांजिशन है ये कंटिन्यू रहा 3 सेंचुरी तक। अभी जब हमने ऊपर देखा तो हमने तो सिर्फ 1500 से 1600 के टाइम फ्रेम को ही बोला कि यहाँ पर यूरोप में रिफॉर्मेशन रिनाइसेंस हो रहा था, पर यहाँ पर लिखा हुआ कि 3 सेंचुरीज, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा। हो सकता है ये 1300 से, जहाँ पर इटली रिनाइसेंस हुआ था, तब से लेके 1600 तक की बात करें कि इस पूरे फ्रेम में क्या हुआ, यूरोप में रिफॉर्मेशन हुए। एक और डेवलपमेंट था, one of the development that marked the beginning of new age was renaissance। ठीक है, renaissance आया, रीबॉर्न, रीबर्थ, पुनर्जागरण में पहले भी बता चुकी हूँ आपको। और जब रिनाइसेंस आया उसी को फॉलो किया रिफॉर्मेशन ने। रिफॉर्मेशन में क्या हो रहा था बच्चा, शिफ्ट हो रहा था अवे फ्रॉम रोमन कैथोलिक चर्च टू प्रोटेस्टेंटिज्म। देखो रोमन, जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना, किसी पंडित वंडित के पास जाओ तो वो बोलता है ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, और ये करोगे तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से पहले रोमन कैथोलिक चर्च होते थे जो बिल अपने हिसाब से जो थे अपनी मर्जी चलाते थे, लेटर ऑफ इंटेलिजेंस इशू करते थे, आप कोई भी पाप कर लो और फिर चर्च चले जाओ, उसको छोटा मोटा दान दे दो तो आपका पाप खत्म हो जाएगा। इस टाइप की प्रैक्टिसेस रोमन कैथोलिक चर्च ने अडॉप्ट की थी। जो फादर्स होते थे वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे थे डे बाय डे। ठीक है, कुछ भी ऊट पटांग बोल देते और लोगों को वो करना पड़ता। तो लोग अब रिफॉर्मेशन टाइम में क्या हो रहा था कि वो रोमन कैथोलिक चर्च से दूर जा रहे हैं, किसकी तरफ, प्रोटेस्टेंटिज्म की। आज अगर हम इंग्लैंड की बात करें कि इंग्लैंड इतना ज़्यादा डेवलप हुआ तो वो किसकी वजह से हुआ, प्रोटेस्टेंटिज्म की वजह से ही हुआ। क्योंकि ये लोग जो कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं वो बेसिकली चर्च की बात करते हैं, ठीक है, लॉजिक रीज़न पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पर जब हम प्रोटेस्टेंट की बात करें, जो ब्रांच है क्रिश्चियनिटी की, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक, रीज़न पे बेस करते हैं, और पूरा इंग्लैंड जो है वहाँ पर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ही ज़्यादा है। जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया उसने भी चेंजेस लाया, लोगों को रैशनली सोचने का मौका दिया, साइंस और मैथ से लोगों का दिमाग थोड़ा बहुत खुल गया। यहाँ पे फिर एज ऑफ डिस्कवरी हुई, इन्होंने भी एक अलग चेंज लेके आई, नए नेविगेशनल टूल्स आ गए, टेक्नोलॉजीज आ गए, जिससे यूरोपियन जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के लिए निकले और पूरे वर्ल्ड में घूमने लग गए। कौन, यूरोपियंस। रिनाइसेंस की अगर मैं बात करूँ तो रिनाइसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ। रिनाइसेंस फ्रेंच वर्ड जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ। ये जो पीरियड था रिनाइसेंस का, यहाँ पर न्यू इंटरेस्ट आया लर्निंग में। ठीक है, किसकी लर्निंग, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस एंड रोम। सीरीज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स हुए, आर्ट में, लिटरेचर में, रिलीजन में, धर्म में, लिखने के तरीके में, लिटरेचर में,
आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाने के तरीके में, फ़िलॉसफ़ी में, साइंस, पॉलिटिक्स सब में कुछ ना कुछ हो रहा था। ये शुरुआत हुई इसकी इटली में, धीरे से ये फ्रांस गया, फिर इंग्लैंड, फिर जर्मनी, इटली से शुरू होके फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी और फिर यूरोप के डिफरेंट पार्ट में पहुंच गया। इसमें पूरा फ्रेम लगा 1300 टू 1600, ठीक है। तो ये जो 3 सेंचुरीज बोला गया वो इसी को बोला गया, 1300, 1400, 1500, है ना। आप 3 सेंचुरीज प्लस कर दें 1300 में तो कितना आ जाएगा 1600। 300 साल तक लगभग ये प्रोसेस चलती रही। इससे कुछ चेंजेस आए लोगों के माइंडसेट में और यहाँ पर मिडल एज ख़त्म होता है। इट अर्स्ड इन व्हाट इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री, और यहीं से शुरुआत होती है मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री की। अगर हम रेनाइसेंस की स्प्रेड की बात करें तो इटली बर्थ प्लेस था रेनाइसेंस का। वेनाइस, फ्लोरेंस, मिलान, वेनाइस, फ्लोरेंस, मिलान एंड जेनुआ स्प्रेड ऑफ रेनाइसेंस। फिर से देखेंगे कैसे कैसे पहले इटली में आया। इटली से इटली की कौन कौन सी सिटी, वेनाइस, फ्लोरेंस, मिलान और जेनुआ, ठीक है। धीरे धीरे ये रिच और प्रॉस्परस सेंटर बनती गई। फिर ये जो प्रॉस्पेरिटी थी और इकोनॉमिक सर्टेनिटी थी उसी के साथ आया बेटा आर्ट एंड लिटरेचर में भी ग्रोथ, ठीक है। आर्टिस्ट जो थे, जो स्कॉलर थे, फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्री बोले तो फिलोसफर, स्कॉलर्स आपको पता ही हैं, आर्टिस्ट पता ही हैं, साइंटिस्ट, ठीक है। ये सब जो सिटीज़ में थे ये कुछ ना कुछ रीडिस्कवर करने लगे अपने ग्लोरियस पास्ट से, है ना, इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी और लिटरेचर। हम लोगों ने देखा ही था ना इस पीरियड में रोमन एम्पायर में क्या था, ग्रीस में क्या था, वो सब लोग अब फिर से रीडिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है 476 सीई में। 476 सीई में वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है। जो कैपिटल होती है ईस्टर्न रोमन एम्पायर की वो होती है कंस्टेंटिनोपल, एमस्ड एज द न्यू सेंटर ऑफ लर्निंग। देखो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ 476 में। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी कैपिटल थी कंस्टेंटिनोपल, आज इसका नाम है इस्तांबुल। क्या नाम है? इस्तांबुल। किसका? कंस्टेंटिनोपल को आज इस्तांबुल बोलते हैं। अब इस्तांबुल कंस्टेंटिनोपल एक नया सेंटर बन गया लर्निंग का, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ का। पर आफ्टर 1000 ईयर 1453 में 1453 सी में जो ऑटोमन टर्क थे उन्होंने कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहे थे बेटा, क्या बोलते हैं उसको, धर्म युद्ध, है ना, क्रूसेड्स आप बोल सकते हो, ठीक है। किस किस के बीच में? क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के बीच में, टर्क्स के बीच में क्या हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो जो ऑटोमन टर्क्स थे उन्होंने कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया। इस वजह से जो बहुत सारे स्कॉलर थे जो ग्रीस के थे वो एस्केप करके कहाँ चले गए? रोम में। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम ग्रीस एस्केप टू रोम। कंस्टेंटिनोपल जैसे ही टर्क्स ने कैप्चर किया, बहुत सारे स्कॉलर्स ग्रीस से एस्केप करके कहाँ आ गए? रोम में आ गए। दीज लर्न मैन वो वेलकम इटली में इनको बहुत वेलकम किया गया और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, और इन लोगों ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया क्लासिकल लर्निंग को रिवाइव करने में। कहाँ पर? यूरोप में। फिर से जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, 1000 ईयर्स बाद इस टाइम के 1453 में क्या हुआ, जो ऑटोमन टर्क थे उन्होंने कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर किया। तो यहाँ से बहुत सारे स्कॉलर्स ग्रीस से कहाँ पहुँच गए? रोम में। ये जो लर्न मैन थे इन्हें इटली में भी वेलकम किया गया और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, और इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन रिवाइविंग क्लासिकल हिस्ट्री इन यूरोप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनाइसेंस ह्यूमनिज्म, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर था रेनाइसेंस का, वो था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म फोकस करता था नेचर पे, अचीवमेंट्स पे, ह्यूमन पोटेंशियल पे रादर देन पावर एंड मिस्ट्री ऑफ डिविनिटी। जो ह्यूमनिस्ट थे वो एम्फेसाइज करते थे कि जो क्लासिक्स हैं, एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ द क्लासिक्स एंड बिलीव्ड इन मैन, मैन में विश्वास रखने की बात करते थे।
उसके इंटेलेक्ट, उसके इंटेलिजेंस पे, उसकी लाइफ, इनकी बातें करने की बात करते थे ह्यूमनिस्ट। और इससे जो मिडवल पीरियड में आइडिया चलता था जिसके सेंटर में रिलीजन होता था, देखो मेरी बात, मिडवल पीरियड में सेंटर था रिलीजन, धर्म की बात करना है, आप इम्पोर्टेंट नहीं, धर्म इम्पोर्टेंट है। पर मॉडर्न पीरियड में जो सेंट्रल पोजीशन थी वो ह्यूमनिज्म ने ले ली, ह्यूमैनिटी ने ले ली, रिलीजन थोड़ा सा बाहर की तरफ भेज दिया गया कि रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ह्यूमैनिटी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमनिज्म इम्पोर्टेंट है। मिडवल पीरियड में रिलीजन इम्पोर्टेंट हुआ करता था। अब लोग स्पिरिचुअल मैटर्स, आफ्टर लाइफ पे बहुत, अब लोग ज़्यादा सोच रहे हैं स्पिरिचुअल मैटर्स में, आफ्टर लाइफ में, रादर देन वर्ल्डली अफेयर्स। वर्ल्डली अफेयर्स से ज़्यादा स्पिरिचुअल और आफ्टर लाइफ में उनका ध्यान है। जो ह्यूमनिज्म था वो मेन सोर्स बना इंस्पिरेशन के लिए। सारे कल्चरल चेंजेस यहाँ पर हुए किस टाइम में, रेनेसांस पीरियड में। इसका कंसिडरेबल एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था जो आया लिटरेचर पे। उस टाइम में जो कुछ लिखा गया उसमें आप देख सकते हो ह्यूमनिज्म को। हिस्ट्री, पेंटिंग, स्कल्पचर, पॉलिटिकल आइडिया, सब कुछ अलग हो रहा था क्योंकि अब सेंटर में ह्यूमन था, ह्यूमैनिटी थी, ह्यूमनिज्म था, रिलीजन नहीं था। ह्यूमनिज्म एजुकेशन में भी डोमिनेंट रहा, ठीक है। इन एजुकेशन पीरियड वर बहुत डोमिनेंट रहा एजुकेशन में, कब तक, 19th सेंचुरी के एंड तक, ठीक है बात। ह्यूमनिज्म डोमिनेंट रहा एजुकेशन में 19th सेंचुरी तक। कुछ फेमस ह्यूमनिस्ट थिंकर्स की अगर हम बात करें उस पीरियड के, तो थे, पहले हैं फ्रांसिस्को पेट्रियार्क। ये कौन है बेटा? ये फेमस ह्यूमनिस्ट थिंकर है उस टाइम के, फ्रांसिस्को पेट्रियार्क, जियोवानी बोकाकियो, पिको दा मिरांडोला। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये तो इटालियन नेम लग रहे हैं ना बेटा, तो एक बार गूगल पे प्रॉपर एक एक नाम डाल के देख लेना। फ्रांसिस्को पेट्रियार्क में मैं बहुत शेयर हूँ, बोकाकियो ठीक है, जियोवानी ठीक है, इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लेना। रैशनलिज्म की बात करते हैं तो रेनेसांस पीरियड में एक नई अप्रोच शुरू हुई, नई अप्रोच आई जिसने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। जो भी एस्टेब्लिश्ड आइडिया है, प्रिंसिपल है रिलीजन के, उनको एक रैशनल आउटलुक देने की बात हुई। मतलब अब लोग बोल रहे हैं कि जो भी कुछ आप बोल रहे हैं हम उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक हमें बताओ, रीज़न हमें बताओ, जब हम आपकी बातों पे विश्वास करेंगे। एवरीथिंग दैट वाज ब्लाइंडली एक्सेप्टेड, पहले जिन चीज़ों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया जाता था आप उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चर्च टैक्स कलेक्ट करेगा तो भाई क्यों करेगा, ठीक है। चर्च लेटर ऑफ इंडल्जेंस इशू करेगा तो क्यों करेगा। बाइबल पढ़ने का राइट हमारे पास नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग पूछ रहे हैं, रैशनल दिमाग लगा रहे हैं अपना। रैशनलिज्म बिकम द बेसिस ऑफ मॉडर्न थिंकिंग, और रैशनलिज्म मॉडर्न थिंकिंग का बेस बना। जो स्कॉलर थे जो इस एज से बिलोंग करते थे वो रैशनलिस्ट कहलाए। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.